बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेजिंग होता क्या है। ठीक है, जैसे तुम लोग अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ घूमने जाते हो तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़ों को पैक करते हैं। ठीक है, लड़के होते हैं चलो थोड़े कम कपड़े पैक कर लेते हैं, 2-4 शर्ट्स डाल ली, 1-2 ट्राउजर डाल लिया। वहीं अगर हम लड़कियों की बात करें, लड़कियों के वो तो कपड़े ही नहीं पूरे होते। ठीक है, उनको इंस्टा पे फोटोज डालनी है और सब करना है तो वो बहुत सारे कपड़े लेके जाती हैं। तो क्या करती हैं, वो एक छोटे से सूटकेस में कपड़े भर भर के, ठीक है, उनको दबा दबा के ठूस ठूस के पैक कर देती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग। ठीक है, वैसी आज हमने बात करनी है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, तो डीएनए को हम किस में पैक करेंगे, डीएनए हमें कहाँ पे मिलता है, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो पैकेजिंग का सिंपली यहाँ पे मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, वो जो इतना लंबा हमारा डीएनए है उसको क्या करते हैं, एक छोटे से सेल में उसके न्यूक्लियस के अंदर हम क्या करेंगे, उसको पैक करेंगे, मतलब उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम डीएनए की लेंथ की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल। ठीक है, जो एक ह्यूमन का डिप्लॉयड सेल है तो उसके अंदर बेस पेयर्स कितने होते हैं हमारे पास, दैट इज 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। और हमने पिछली वीडियो में जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने बात की थी वहाँ पे जो 2 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास डीएनए है, ये हमारे पास एक बेस पेयर है और ये जो दूसरा बेस पेयर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बड़ा था बच्चों, हमने 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें 0.34 इंटू और मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ। ठीक है, ये क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए। किस केस में, जब हम बात कर रहे हैं इन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, कितने हमारे पास बेस पेयर थे और 2 बेस पेयर में कितना डिस्टेंस था उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, रफली 2.2 मीटर। तो अगर हम बात करें जो एक ह्यूमन सेल है उसके अंदर जो डीएनए मिलता है उसकी लेंथ कितनी होगी, 2.2 मीटर। नॉर्मली जो लड़कियां सूट के साथ दुपट्टे लेती हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है, 2.25 या 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है। तो खुद ही सोच लो डीएनए की लेंथ कितनी होगी। और अगर अब वही हम बात करें कि ह्यूमन के सेल की, क्या हम नेकेड आई से ह्यूमन सेल को देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से जरूर देख सकते हैं। तो सोचो वो इतना छोटा सा सेल जिसको हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है, उसमें वो इतना 2.2 मीटर का डीएनए कैसे फिट होगा, पर होता तो है। तो इसीलिए हमने देखना है कि जो इतना बड़ा हम डीएनए की बात करें 2.2 मीटर की, वो कैसे एक ह्यूमन सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट होता है। ठीक है, वैसे दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं एक ई कोलाई के डीएनए की। ठीक है, लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसके बेस पेयर्स की बात करें तो इसमें बेस पेयर्स कितने होते हैं, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स इंटू डिस्टेंस कितना पड़ा हमने अभी 0.34 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1.3 mm। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ई कोलाई के डीएनए की लेंथ कितनी होगी, 1.3 mm। सिमिलरली अगर हम ई कोलाई के बच्चों बैक्टीरिया को भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और अगर बैक्टीरिया के सेल की साइज की बात करें तो यूजुअली वो कितना होता है, 2.5 μm। ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल का साइज, बैक्टीरियल सेल साइज। ठीक है, तो चाहे हम ह्यूमन के डीएनए की बात कर ले, चाहे हम एक बैक्टीरिया के डीएनए की बात कर ले, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम देखें जो सेल का साइज है कंपैरेटिवली सोचो कितना है, 2 to 5 μm। और अगर वहीं पे हम डीएनए की बात कर रहे हैं बैक्टीरिया में तो वो क्या, 1.3 mm। और ह्यूमन की बात की थी तो वो कितना था बच्चों, 2.2 मीटर्स। तो अगर बेसिकली देखा जाए डीएनए की लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, और वहीं पे क्या हमारे पास जो सेल है या फिर जो न्यूक्लियस के अंदर वो डीएनए ने अकोमोडेट होना, एडजस्ट होना, वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस डीएनए को एडजस्ट करना पड़ता है कि वो उस छोटे से सेल में या फिर उस न्यूक्लियस में क्या हो जाए, फिट हो जाए। ठीक है, ये तो हमने बात की कि हमें पैकेजिंग करनी क्यों पड़ती है। ठीक है, उसको हम डायरेक्टली क्यों नहीं प्लेस कर देते, जैसे बसंत पंचमी आते हैं सब लोग पतंग चढ़ाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो चक्री होती है, ठीक है, चक्री के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी डोर को लपेट के रखते हैं। अगर उसको हम ऐसे ही फैला दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत सारी उलझ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं ना वो इतनी सारी डोर को क्या किया होता है, एक छोटी सी चक्री, ठीक है, इतनी सी चक्री के ऊपर लपेट के रखा होता है। वैसे ही हमने यहाँ पे करना है। ठीक है, जो हमारे पास एक इतना लंबा डीएनए है उसको हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे से बेसिक प्रोटीन्स होते हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, डीएनए को लपेट के रखते हैं।
ठीक है, जैसे चक्री के ऊपर हम पतंग की डोर को लपेटते हैं, कितनी सारी जो डोर है वो इतनी सी चक्री के ऊपर आ गई, वैसे इतने लंबे डीएनए को सिंपली क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे बेसिक प्रोटीन्स के ऊपर रैप कर देंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए की, कि डीएनए को पैक कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं बच्चों, तो वहाँ पे अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में कुछ अलग तरीके से पैकेजिंग होती है और जो यूकैरियोट्स हैं वहाँ पे कुछ अलग तरीके से पैकेजिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होगी। ठीक है, हमने बात की जो डीएनए की लेंथ थी वो कितनी है, 1.3 mm, और ये जो हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए कैसा था, इट वाज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज क्यों था, क्योंकि जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था वो किससे बन रहा था, PO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसके कारण हमारे डीएनए मॉलिक्यूल के पास क्या था बच्चों, नेगेटिव चार्ज। जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो मेरी पिछली वीडियो में जाके एक बार पहले डीएनए का स्ट्रक्चर देख सकता है। ठीक है, साथ ही में क्या था, जो डीएनए था वो क्या था, इट वॉज एन एसिडिक मॉलिक्यूल। एसिडिक भी क्यों था, क्योंकि उसमें क्या था, ये फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट था। ठीक है, डीएनए की दो मेन प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे पैकेजिंग में। फर्स्ट क्या, जो डीएनए था इट वॉज नेगेटिवली चार्ज, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या था, PO4 2 नेगेटिव। दूसरा क्या था, इसी फॉस्फोरिक एसिड के कारण वो कैसा था, एसिडिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ते होते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, फिजिक्स में भी चार्ज में हम देखते हैं कि जो ऑपोजिट चार्ज होंगे वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा रिपेल करेगा, लेकिन अगर वही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमने क्या करना है, इस डीएनए को स्टेबल करना है, इसको पैक करना है। इसीलिए क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज था तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एसिडिक के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कुछ बेसिक प्रोटीन के साथ रैप करेंगे। ठीक है, जो हमारे प्रोटीन्स होंगे वो कैसे होंगे, बेसिक, क्योंकि डीएनए कैसा था, एसिडिक। साथ ही में डीएनए कैसा था, नेगेटिवली चार्ज्ड, और वो कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, जो डीएनए था क्योंकि ऑपोजिट से अट्रैक्ट करेंगे डीएनए को उस प्रोटीन के ऊपर स्टेबल करने के लिए, ये नेगेटिवली चार्ज था, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज हो गया। डीएनए एसिडिक था तो ये बच्चों कैसे हो जाएगा, बेसिक प्रोटीन। जो बेसिक प्रोटीन बच्चों में यहाँ पे मिलता है वो कौन सा होता है, दैट इज पॉलीअमीन्स। ठीक है, तो सिंपली प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, जैसे ही हमें पता है ये क्या एक प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस हम क्या पढ़ते हैं कि जब भी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होगी, मतलब यहाँ पे कोई न्यूक्लियस, ER, गोल्जी बॉडी कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। न्यूक्लियस के अंदर हम पढ़ते हैं डीएनए, लेकिन इसका मतलब फिर ये नहीं होगा कि सेल के अंदर कहीं पे भी स्कैटर्ड प्रेजेंट है डीएनए। ठीक है, याद रखना, इट इज नॉट स्कैटर्ड। जो हमारा डीएनए है इट इज नॉट स्कैटर्ड। ठीक है, स्कैटर्ड का मतलब क्या, बिखरा हुआ, क्योंकि नॉर्मली तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए वो न्यूक्लियस में मिलेगा, पर क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ऑटोमेटिकली ये नहीं समझ लेना कि जो डीएनए वो खुद ही बिखरा पड़ा है। ठीक है, डीएनए क्या होगा यहाँ पे, कुछ इस वे से यहाँ पे क्वाइल्ड होगा। ठीक है, क्वाइल्ड किसके साथ होगा वो यहाँ पे बच्चों, जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कुछ बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, उनकी हेल्प से वो क्या हो गया, कुछ यहाँ पे क्वाइल्ड होगा। ठीक है, और इस डीएनए को हम क्या बोल देते हैं, इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, या फिर दूसरी टर्म साथ में क्या देते हैं, इट इज नोन एज जीनोफोर। ठीक है, तो जो हमारे पास कॉइल्ड या कंडेंस्ड डीएनए प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपली न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। और कौन से बेसिक प्रोटीन्स के साथ वो यहाँ पे एसोसिएटेड होगा, कंडेंस्ड होगा, दैट इज नोन एज पॉलीअमीन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम, हमारे पास है पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। जब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास मेनली दो तरह के प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं पैकेजिंग में। वन इज नोन एज हिस्टोन्स और दूसरे आ जाते हैं NHC, दैट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स।
ठीक है, जो हमने अभी प्रोकैरियोट्स पढ़ा वहाँ पे सिंपली हमने बोला कि कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीअमीन्स, जो कि होंगे बैक्टीरिया की डीएनए की पैकेजिंग में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, डीएनए उनके साथ मिलके क्या कर रहा था, कुछ लूप्स ही बना रहा था, और उस हमने स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया था पूरे को, दैट इज न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर। अगर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, वन इज हिस्टोन्स और दूसरा कौन सा आ गया, NHC, दैट इज नॉन हिस्टोन। मतलब जो हिस्टोन नहीं है उसके अलावा जो प्रोटीन्स एसोसिएटेड होंगे उनको हम क्या बोल देंगे, सिंपली NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। अगर हम बात करते हैं हिस्टोन्स की बच्चों, ये कैसे होते हैं, दे आर बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, और ये कैसे आ जाएंगे, दीज आर एसिडिक प्रोटीन्स। ठीक है, याद रखना जो हिस्टोन्स हैं दे आर बेसिक प्रोटीन्स, और जो NHC हैं वो कैसे हैं हमारे पास, दे आर एसिडिक प्रोटीन्स। ठीक है, जो हिस्टोन्स हैं ये कहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, दे आर इन्वॉल्व इन इनिशियल पैकेजिंग ऑफ DNA। ठीक है, जब हम इनिशियली डीएनए को पैक करेंगे, जब सबसे पहले डीएनए हमारे पास पूरा अनकॉइल्ड पड़ा है, जब उसको इनिशियली हम पैक करते हैं उस टाइम पे कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे, हिस्टोन्स। जो लेटर ऑन हायर लेवल्स में इन्वॉल्व होते हैं पैकेजिंग में, वो कौन से आ जाते हैं, NHC, दीज आर इन्वॉल्व इन हायर पैकेजिंग या फिर लेटर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, जब हम बाद में डीएनए को पैक करेंगे तब हम बढ़ेंगे, NHC इन्वॉल्व होता है, और जब हम इनिशियली हम बात करते हैं डीएनए की पैकेजिंग के तब कौन से इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, हिस्टोन्स। ठीक है, इससे पहले बच्चों हमने जो चैप्टर किया था वो कौन सा किया था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, उसमें हमने बात की थी जो एक सेल है, ठीक है, वो अपने पूरे सेल डिवीजन के फेस में वहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, G1, फिर हमने देखा था वो किस में जाएगा, S में, फिर उसमें G2 में, और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, M में। तो जब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स में जो पैकेजिंग होती है, डीएनए को कंडेंस किया जाता है पैक करने के लिए, तो हम पूरे सेल साइकिल में देखते हैं कि वो सेम ही स्टेज में नहीं रहता। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसकी, इस वाले इंटरफेज की, ठीक है, इन तीनों में वो किस फॉर्म में मिलता है बच्चों, हमें क्रोमेटिन फॉर्म में। ठीक है, ये हमने सेल साइकिल वाले में पढ़ा भी था। क्रोमेटिन क्या था कि वो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, और अल्टीमेटली M में जाके वो क्या बना रहा था, क्रोमोसोम्स। ठीक है, मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म कौन सी होती है क्रोमोसोम्स की, हमें कहाँ पे देखने को मिली थी, दैट इज मेटाफेज। ठीक है, ये हमने सेल डिवीजन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था ना कि G1S G2 में क्या था, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था, जिसको हमने क्या बोला था, क्रोमेटिन। जैसी प्रो फेज में गए, ठीक है, M की फर्स्ट फेज में गए थे हम, प्रो फेज में, वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी, और अल्टीमेटली मेटा फेज में सबसे ज़्यादा कंडेंस स्टेट में देखने को मिले थे हमें, और उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया था, दैट इज क्रोमोसोम। ठीक है, इसीलिए मेटाफेज को हमने बोला था इट इज़ द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम्स। अगर हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है तो सबसे बेस्ट स्टेज हमने कौन से बोली थी, दैट इज मेटाफेज। ठीक है, तो इनिशियली जब हम पैक कर रहे हैं तो G1S और G2 में कौन सी स्टेज देखने को मिलेगी, क्रोमेटिन, और क्रोमोसोम्स क्या सबसे हाईली कंडेंस्ड है, फिर वो क्या हो जाएंगे, मेटाफेज। दोबारा से जब M से G1 में जाएंगे हमारे क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस होंगे थोड़े से, और वो किस में चले जाते हैं, क्रोमेटिन। मतलब जब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं उस केस में क्या है, जो हमारा डीएनए पैक होगा वो ये नहीं हमेशा एक ही फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, वो वेरी करते हैं स्टेज टू स्टेज। इंटरफेज में क्रोमेटिन की फॉर्म में, M फेज में हमें कैसे देखने को मिल रहा है वो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब जब क्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बोला कि डीएनए पैक्ड होगा लेकिन वो कुछ टाइम के लिए अनपैक्ड भी होता है। ठीक है, पैक्ड है मतलब वो कंडेंस्ड होगा, लेकिन कुछ कुछ टाइम के लिए वो क्या होगा, ओपन अप होगा। ठीक है, अनपैक होगा या हम बोल सकते हैं वो ओपन अप होगा। कब ओपन अप होगा, ठीक है, एस फेज में हमने पढ़ा था क्या होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो जब रेप्लिकेशन होती है हमें डीएनए के स्टैंड ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, उस टाइम पे क्या हो जाएगा हमारा, ये अनकॉइल हो जाएगा थोड़ा सा, या फिर जब आरएनए बनते हैं, ठीक है, जब आरएनए की फॉर्मेशन होगी G1 या G2 में, ठीक है, उस टाइम पे भी क्या होगा बच्चों, ये ओपन अप होगा।
ठीक है, तो दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एम फेज में वो क्रोमोसोम्स में आ जाएंगे, G1s और G2 में हमें वो किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, दैट इज क्रोमेटिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैकेजिंग कैसे हो रही है। ठीक है, इनिशियली जब पैकेजिंग हो रही है G1s G2 में कौन इन्वॉल्व होगा, हिस्टोन्स। जब क्रोमोसोम्स बन जाएंगे तब कौन से इन्वॉल्व होंगे, दैट इज NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं हिस्टोन्स की, ठीक है, हिस्टोन्स क्या आ जाएंगे बच्चों हमारे पास, ठीक है, हिस्टोन्स क्या थे, दे आर बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, 5 तरह के, दे आर ऑफ 5 टाइप्स। कौन कौन से हो गए, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, हमने बोला था ये जो हिस्टोन्स हैं ये कैसे हैं, बेसिक, और ये साथ में क्या है, प्लस पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमेशा किसके बनते हैं, अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो जो भी अमाइनो एसिड होगा, जैसा भी अमाइनो एसिड होगा उसी पे तो डिपेंड करेगा वैसा प्रोटीन होगा। अगर हम बोल रहे हैं हमारे प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, मतलब उसमें जो अमाइनो एसिड लगे होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड। या फिर हमारे प्रोटीन्स बेसिक है, मतलब जिस अमाइनो एसिड से बना है वो कैसे होंगे, बेसिक होंगे। तो मेनली यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड्स देखने को मिलते हैं, वन इज लाइसिन एंड सेकेंड इज आर्जिनिन। ठीक है, इन दोनों अमाइनो एसिड का बच्चों हमने नाम याद रखना है कि हिस्टोन कौन से अमाइनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, 2 मेन अमाइनो एसिड से बनते हैं, वन इज लाइसिन एंड सेकंड इज आर्जिनिन। इन दोनों अमाइनो एसिड्स के कारण ही जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो कैसे होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एज वेल एज दे आर बेसिक इन नेचर। अब अगर हम बात करें इन हिस्टोन्स की, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कुछ ऐसे ऑक्टामर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, लेट्स से दिस इज H2A, दिस इज H2B, H3 एंड दिस इज H4। ठीक है, ये 4 हिस्टोन्स हैं, ऐसे इनके पीछे सेम 4 हिस्टोन्स और होंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक ऑक्टामर बन गया। ऑक्टामर मीन्स 8। ठीक है, तो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक राउंड सी बॉडी बना रहे हैं, जिसके आसपास क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो DNA है वो रैप्ड होगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, DNA इसके ऊपर रैप हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम क्या है, ऑक्टामर प्लस DNA। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर यही थ्रेड ऐसे पूरा इलोंगेट होता, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होनी थी। हमने क्या किया, उसको शॉर्ट करने के लिए इस ऑक्टामर के ऊपर, ऑक्टामर किसका बना था, इन 4 हिस्टोन्स का। ठीक है, H2A, H2B, H3, H4, ऐसी सिमिलर 4 इसके पीछे हैं, तो टोटल 8 हिस्टोन्स हो गए। उनके ऊपर क्या आ गया, ये जो हमारा नेगेटिवली चार्ज DNA था वो रैप हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसोम। अब ये हमारा जो 5वां था ये कहाँ चला गया। ठीक है, वो जो H1 हिस्टोन था वो क्या यहाँ पे इसके ऊपर कुछ ऐसे प्रेजेंट है, इसको स्टेबल करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज H1 हिस्टोन। ठीक है, ये कौन सा आ गया हमारे पास, H1 हिस्टोन। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, ऑक्टामर प्लस उसके ऊपर क्या हो गया, DNA रैप हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ऐसी और सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, वो मिलके यहाँ पे क्या बना देंगे, हमारे पास एक पूरा चेन बना देंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें, ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास एक ऑक्टामर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो DNA है ये आया, इसके ऊपर रैप था, फिर ये इसके ऊपर रैप हुआ, फिर ये इसके ऊपर रैप हुआ। लेट्स से ये यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, एक न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा आ गया। तो ऐसे ऐसे करते हुए क्या हो रहा है, हमारा जो DNA है वो रैप हो रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं वो कुछ ऐसे लगता है, जैसे ये हमारा थ्रेड है, उसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे बीड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग।
ठीक है, तो ये जो राउंड राउंड से मेरे न्यूक्लियोसोम बन रहे हैं वो कुछ ऐसे लगते हैं कि स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे बीड्स प्रेजेंट हैं। तो इन न्यूक्लियोसोम्स को हम पूरा क्या बोल देते हैं, दैट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम मिलके ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज क्रोमैटिन। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है, तो क्रोमैटिन क्या था जो हमने बात की कि हमें G1, S और G2 में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या होता है, क्रोमैटिन। और वो कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था, इन द इंटरफेस। तो सिंपली क्या हुआ, ये जो एक ऑक्टामर था डीएनए का, और सॉरी हिस्टोन्स का, उसके ऊपर क्या हुआ, डीएनए रैप हुआ, उसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोसोम। और ये जो न्यूक्लियोसोम है इट हैज़ 200 बेस पेयर्स। ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम में सोचो कितने कवर हो गए, 200। ऐसे बहुत सारे कवर होते जाएंगे और वहाँ पे क्या होता जाएगा, हमारी जो डीएनए की लेंथ है वो छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम से हमारे पास क्या बन गया, क्रोमैटिन। अब ये जो क्रोमैटिन है ये और ज़्यादा आगे कंडेंस हो जाता है। ठीक है, ये कुछ और आगे ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा। इस क्रोमैटिन को हम और क्या बोल देते हैं, सोलेनॉइड मॉडल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोलेनॉइड मॉडल। ये और कंडेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, इसका जो डायामीटर है दैट इज 10 नैनोमीटर। और ज़्यादा कंडेंस हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास क्रोमैटिन में, दैट इज 30 नैनोमीटर। इससे आगे ये और कंडेंस हुआ, ये कितना हो जाएगा, 300 नैनोमीटर। ये और ज़्यादा आगे कंडेंस होता जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, क्रोमोसोम। और वो क्रोमोसोम हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा था, मेटाफेज में, दैट इज एम फेज में। ठीक है, यहाँ पे कौन से प्रोटीन साथ में एसोसिएटेड थे, दैट इज NHC। मतलब जब देखो हमने बात की थी ना, दो तरह के प्रोटीन्स इन्वॉल्व थे इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। एक तो थे हिस्टोन, जब इनिशियली पैकेजिंग हो रही है। ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो हिस्टोन्स के ऊपर ही बन रहे हैं, उसके बाद वो थोड़े से कंडेंस हुए, क्रोमैटिन आ गया, क्रोमैटिन और कंडेंस हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, सुपर सोलेनाइड मॉडल। उसके बाद क्रोमैटिड बन जाता है, मतलब इस क्रोमोसोम की एक काम। अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ रहा है, क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है, NHC। तो बेसिकली जो हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा वहाँ पे कौन से बेसिक प्रोटीन इन्वॉल्व थे, पॉलीमीन्स। यूकैरियोट्स में जब हमने बात की तो यहाँ पे कौन से इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चों, वन इज हिस्टोन और सेकंड हमारे पास कौन से आते हैं, NHC। ठीक है, अब जब हम इस क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ हमारी और रहेगी यहाँ पे। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं क्रोमैटिन की, तो अगर हम बात करें जो डीएनए की कंडेंसेशन है, कुछ जगह पे वो ज़्यादा कंडेंस है, ठीक है, कुछ जगह पे वो कम कंडेंस होता है। उसके बेसिस पे जो क्रोमैटिन है उसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर देते हैं। वन इज यूक्रोमैटिन एंड सेकंड इज हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, जो क्रोमैटिन है कंडेंसेशन के बेसिस पे, जो यूक्रोमैटिन होता है वो क्या होता है, लेस कंडेंस्ड, वो थोड़ा कम कंडेंस्ड होता है। और हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, मोर कंडेंस्ड। अब ये लेस कंडेंस्ड होता है तो ये क्या होता है, इट इज लाइटली स्टेन्ड। ठीक है, इस लाइटली स्टेन्ड। और ये क्या होगा, डार्कली स्टेन्ड, डार्कली स्टेन। अब एक चीज़ बताई थी मैंने कि जो हमारा क्रोमैटिन है वो पूरा हर जगह इक्वली कंडेंस नहीं होता। कुछ रीजन पे ज़्यादा कंडेंस्ड है उसको हम बोल रहे हैं हेट्रोक्रोमैटिन, कुछ रीजन पे कम कंडेंस है उसको हम बोल रहे हैं यूक्रोमैटिन। अब जब रेप्लिकेशन होनी होगी या फिर मान लो ट्रांसक्रिप्शन होनी होगी, डीएनए से हमारे पास आरएनए बनेगा, तो इन दोनों में से सोचो कौन से ज़्यादा क्रोमैटिन काम आएगा। जो कम कंडेंस है तभी तो हम उसको रीड कर पाएंगे कि डीएनए के ऊपर कौन से बेस पेयर्स लगे, उससे आरएनए बना लेंगे। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम यूक्रोमैटिन को क्या बोल देते हैं, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ठीक है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, आरएनए बना सकते हैं। और वहीं